आज के इस विश्लेषण में बात होगी एक ऐसी शख्सियत की जिनकी कहानी सच कहूं तो किसी विशाल महाकाव्य, किसी एपिक से कम नहीं है। अब्दुर रहीम खान खाना, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी तलवार और कलम दोनों से मुगल साम्राज्य की रूपरेखा तय की। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। आखिर कैसे एक 4 साल का अनाथ बच्चा जिसके पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई हो, वो आगे चलकर विशाल मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर अमीर बन जाता है? ये सवाल ही अपने आप में कितना हैरान करने वाला है। ये कहानी सिर्फ ताकत हासिल करने की नहीं है, ये तो बेमिसाल हौसले, काबिलियत और किस्मत के एक हैरत अंगेज खेल की कहानी है। इस कहानी की विशालता का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। उस वक्त दामान पर जो क्षेत्र था वो मध्य एशिया के पहाड़ों से लेकर हिंदुस्तान के विशाल मैदानों तक फैला हुआ था। इतने बड़े भूभाग को संभालना और वहां अपना दबदबा बनाए रखना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। साम्राज्य के लगभग हर कोने में खतरे घाट लगाए बैठे थे। 16वीं शताब्दी का मुगल साम्राज्य बेहद अशांत था। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लगातार युद्ध लड़े जा रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले सत्ता के संघर्ष तो बिल्कुल आम थे। गठबंधन बनते और अगले ही पल टूट जाते। धोखा तो जैसे हवा में था। ऐसे उथल पुथल भरे माहौल में वफादार सेनापतियों की कीमत लिटरली सोने से भी ज्यादा होती थी। और इस अशिरता का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। खैर, 1405 में आमिर तिमूर की मौत से शुरू करते हैं। उसके बाद 1526 में बाबर का हिंदुस्तान पर कब्जा, फिर 1540 में हुमायूं की हैरान कर देने वाली हार और आखिरकार 1556 में अकबर की पानीपत की दूसरी लड़ाई में अहम जीत। ये जो लगातार बदलता क्रम है ना, ये बताता है कि साम्राज्य की नींव उस वक्त कितनी कमजोर थी और इसी हिलती डुलती नींव पर अब्दुर रहीम के परिवार को अपना मुकाम बनाना था। पीछे मुड़कर देखें तो 1526 में बाबर का हिंदुस्तान में सोन नदी पार करना एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह सिर्फ एक नई जमीन पर जीत नहीं थी, यह दरअसल एक नए दौर का आगाज था जिसने आगे चलकर मुगल राजवंश के रूप में पूरे इतिहास की दिशा ही बदल डाली। अब इस पूरी कहानी में अब्दुर रहीम के पिता बैरम खान का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। बैरम खान एक महान सेनापति और सम्राट अकबर के शुरुआती दिनों के सबसे बड़े संरक्षक। सच कहें तो शुरुआत में उन्होंने ही इस साम्राज्य को बचाकर रखा था। लेकिन राजनीति की धार तो तेज होती ही है। एक वक्त आया जब बैरम खान दरबार की नजरों से गिर गए। उन्होंने विद्रोह भी किया, पर आखिरकार उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ा और यही उनके पतन की शुरुआत थी। 1561 का साल इस परिवार के लिए एक खौफनाक मोड़ लाया। पटन में एक अफगान द्वारा बैरम खान की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक पल में सब कुछ छिन गया। घबराई हुई विधवा मां को अपने मासूम बच्चे अब्दुर रहीम को बचाने के लिए अहमदाबाद की ओर जान बचाकर भागना पड़ा। जरा सोचने वाली बात है, इसी भागदौड़ और डर के बीच उस महान खाने खानिन की कहानी का बीज बोया जा रहा था। पर किस्मत के खेल भी हैरान करने वाले होते हैं। हत्या और दरबदर भटकने के उस खौफनाक दौर के बाद उस 4 साल के अनाथ बच्चे को आखिरकार उसी सम्राट अकबर के दरबार में लाया गया जिसके खिलाफ उसके पिता ने कभी विद्रोह किया था। और अकबर ने क्या किया? उन्होंने इस बच्चे को ठुकराया नहीं, बल्कि उसे पनाह दी और उसकी परवरिश का पूरा बेड़ा उठाया। यही दरबार अब रहीम के आने वाले सुनहरे भविष्य का रंगमंच बनने वाला था। 1561 से 1572 के साल रहीम के चरित्र और उनकी काबिलियत को आकार देने वाले साल थे। दरबार की छांव में उन्हें बेहतरीन शिक्षा दी गई। उनकी तेजी और समझ को देखते हुए उन्हें मिर्जा खान की शाही उपाधि मिल गई और इसके तुरंत बाद उनका निकाह सम्राट अकबर की फॉस्टर मदर की बेटी महाबानू से करवाया गया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने उनकी वफादारी और साम्राज्य में उनकी पकड़ दोनों को बेहद मजबूत कर दिया। दरबार के इस नए और चमकते सितारे को अब अपनी ताकत साबित करनी थी और उन्होंने सफलता की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ी। पहले मीर अर्ज जैसा अहम ओहदा मिला, जहां सीधे दरबार की याचिकाओं को सुनने का काम उनके हाथ में था। फिर रणथंभोर की बगावत को उन्होंने बड़ी कुशलता से कुचला। उनकी इस कामयाबी का ही नतीजा था कि 1575 में उन्हें गुजरात जैसे उथल पुथल वाले और बेहद जरूरी सूबे का सूबेदार यानी गवर्नर बना दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुजरात का गवर्नर बनना सिर्फ एक आरामदायक कुर्सी पर बैठना नहीं था। सरनाल की लड़ाई साफ दिखाती है कि रहीम ने अकबर के कंधे से कंधा मिलाकर मैदान जंग में दुश्मनों का डटकर सामना किया। वो उन नेताओं में से बिल्कुल नहीं थे जो दूर खड़े होकर तमाशा देखें।
मैदान में उनका सैन्य शौर्य किसी भी बड़े योद्धा से कम नहीं था। लेकिन अगर इस पूरे सफर में कोई एक लड़ाई चुननी हो जिसने उनका नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर कर दिया, तो वो थी 1584 की सरखेज की लड़ाई। इस युद्ध में रहीम ने अपनी शानदार रणनीति से गुजरात के सुल्तान को पूरी तरह तबाह कर दिया। सुल्तान मुजफ्फर तृतीय का गुजरात के भीतरी और घने जंगलों तक पीछा किया गया और उस पूरे सूबे को मुगल दबदबे के अंदर पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया। ये उनकी ताकत का एक बेमिसाल प्रमाण था। इस शानदार जीत के बदले इनाम भी उसी टक्कर का मिलना था। दरबार का सबसे ऊंचा रुतबा, खान-ए-खानान और 5000 का जात रैंक उन्हें दिया गया। उस दौर में ये किसी भी सेना नायक के लिए सबसे ऊंचा और सम्मानजनक दर्जा होता था। एक पल के लिए अगर सोचा जाए तो वही 4 साल का दरबदर भटकता अनाथ बच्चा अब मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुका था। है ना कमाल की बात? और इस जीत के जश्न का तरीका भी उनका बिल्कुल अलग था। खान-ए-खानान ने सिर्फ एक आम सेनापति की तरह जश्न नहीं मनाया, बल्कि उस अजीम जीत की याद में एक शानदार बागीचा बनवाया जिसे फतेह बाग नाम दिया गया। ये एक छोटी सी डिटेल है, पर बहुत कुछ कहती है कि तलवार चलाने वाले उस हाथ में खूबसूरत निर्माण करने का नजरिया भी पूरी तरह से मौजूद था। यहां हम एक बेहद दिलचस्प तुलना देख सकते हैं। तलवार और कलम। एक तरफ वो गुजरात का युद्ध जीतने वाले सर्वोच्च सैन्य कमांडर हैं, जिनका दुश्मनों में भारी खौफ था, और दूसरी तरफ साहित्य और कला को बढ़ावा देने वाले एक नरम दिल और महान संरक्षक। किसी एक ऐतिहासिक शख्सियत में शौर्य और शांति का ऐसा संगम बहुत ही कम मिलता है, और शायद उस खतरनाक और अशीष दरबार में यही उनके लंबा टिकने का सबसे बड़ा हथियार भी था। कला और संस्कृति का ये अनोखा संगम महान हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुवाद में खूब झलकता है, जहां रामा और लक्ष्मणा को राक्षसों का सामना करते बेबाक दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, ये बस कुछ साधारण चित्र नहीं है। ये 1587 में खान-ए-खानान द्वारा फारसी में अनुवादित करवाई गई रामायण का एक बेहतरीन हिस्सा है। ये सीधे तौर पर उनकी समावेशी और विशाल सोच का उदाहरण है। इतिहास इस बात का पुख्ता गवाह है कि खान-ए-खानान द्वारा शाही कॉपी के आधार पर रामायण के फारसी में सचित्र अनुवाद का आदेश दिया गया था। एक ऐसे दौर में जब ज्यादातर अमीर सिर्फ सत्ता और राजनीति की होड़ में व्यस्त थे, रहीम ने अपना धन, वक्त और ध्यान सचित्र पांडुलिपियों और साहित्य पर लगाया। और यही वजह है कि आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक कुशल जनरल के रूप में नहीं, बल्कि एक महान कवि और साहित्यकार के रूप में भी याद करते हैं। उनकी अहमियत दरबार में कितनी थी, इसका अंदाजा 1597 की इस घटना से लगाया जा सकता है। जब एक युद्ध में राजा अली खान की मौत हुई तो दुश्मन खेमे में अचानक जश्न का माहौल बन गया। उन्हें लगा कि शायद दुश्मनों का काल यानी खान-ए-खानान ही मारा गया है। मतलब किसी महान नेता का खौफ इस कद्र हो कि सिर्फ उसकी मौत की अफवाह ही दुश्मनों को राहत की सांस दे दे। उनका होना ही जैसे साम्राज्य की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी बन चुका था। तो अब्दुल रहीम खान-ए-खानान का ये पूरा सफर हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सच्ची ऐतिहासिक अमरता यानी हिस्ट्री में हमेशा के लिए जिंदा रहना आखिर कहाँ से आता है? क्या वो खून बहाकर हासिल किए गए विशाल साम्राज्यों से आता है, या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए साहित्य और कला की वो विरासत छोड़ने से जो सदियों तक दिलों में जिंदा रहे? ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि एक महान इतिहास दोनों के बिना अधूरा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया, और इतिहास की ऐसी ही अद्भुत कहानियों को समझने का ये सफर आगे भी पूरे जोश के साथ चलता रहेगा।